हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौधरी फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। और जनरल साइंस के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था, वो क्या चल रहा था भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कल बीच में रह गई थी क्लास किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज वही क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे छोटी आंत में पाचन, है ना। एक बार पीछे से क्लास को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो क्या हुआ? डाइजेशन इन पाचन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाचन क्या होता है? छोटी आंत में पाचन का मतलब होता है कि भाई खाना है वो पेट से पचा हुआ आएगा, कुछ अपचित भी आएगा कुछ पचित भी आएगा। जो क्या होता है आपका कायम होता है। अब उसका माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है। तो ये खाना कायम पाइलोरिक वॉल द्वारा किस में आता है? छोटी आंत में आता है। हमने छोटी आंत की तीनों क्या पढ़ ली थी? भाग पढ़ लिए थे कि भाई डेडुनम जेजुनम और डेडुनम इलियम और जेजुनम तीनों क्या होते हैं? इसके पार्ट होते हैं। फिर हमें बताया था कि जो डेडुनम पार्ट होता है उससे क्या जुड़ी रहती है? दो ग्रंथियां जुड़ी रहती हैं, जिसमें हमने लीवर को डिस्कस कर लिया था कि लीवर है वो मानव की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। सबसे भारी अंग होता है आंतरिक। ठीक है। और ये क्या करती है? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। और ये एक रस का निर्माण करती है जिसको हम पितरस बोलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था कल। उसके बाद में हमने देखा था कि ये जो पितरस है, ये इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें होते हैं भैया जल होता है, इसमें एंजाइम्स नहीं होते। इसमें क्या होते हैं? कुछ सोल्ट होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में इसमें वे क्या होता है? इसमें वर्णक होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है बिलरुबिन, एक होता है बिलरेविडीन। बिलरुबिन के कारण कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है। बिलरेविडीन के कारण कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है भैया। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी अ, किसी भी जीव के लिए पाचन के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत आवश्यक होता है। और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी कहाँ होता है? पित्रस में होता है। ठीक है। फिर ये हमने पढ़ लिया था कि एक पार्ट इसका फास्फोलिपिड भी होता है। तो ये पित्रस के अंदर हमने कंपोजिशन पढ़ लिया था कि पित्रस के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है। तो अब हम आगे उसके बाद में हेडिंग लगाई थी कि भाई लीवर का काम क्या क्या होता है। तो लीवर ये करती है डिटॉक्सिफिकेशन करती है। उसके बाद में क्या करती है? ये निर्जहरीकरण जिसका बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद में बताया कि पाइसीकरण की प्रक्रिया यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी वसा का पाइसीकरण करती है। पाइसीकरण का मतलब हमने पढ़ा था कि पाइसीकरण क्या होता है? पाइसीकरण होता है वसा के बड़े बड़े परमाणुओं को या बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। ये क्या होता है? पाइसीकरण होता है। क्लियर? अरे यहाँ तक क्लियर था? उसके बाद में हमने सेकंड हेडिंग लगाई थी, वो तो लगाई थी अग्नाशय ग्रंथि। तो अब वो अग्नाशय ग्रंथि हम डिस्कस करने जाएंगे आज। ठीक है भाई। हेडिंग लगा देंगे अग्नाशय ग्रंथि। छोटी आंत के भाग पढ़ रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज। क्या होती है अग्नाशय ग्रंथि? भैया अग्नाशय ग्रंथि की खोज की थी, वो की थी लेंगर हैंस ने। किसने की थी? लेंगर हैंस ने इसकी खोज की थी। तो देखेंगे इसकी जो खोज है, वो खोज की थी, वो डिस्कवरी यानी वो की थी लेंगर हैंस ने। लेंगर हैंस इसकी क्या करता है? खोज करता है। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात? जब लेंगर हैंस इसकी खोज करता है, तब ये कुछ इस पे कोशिकाएं बताता है, इसकी आकृति बताता है। तो इसकी आकृति होती है वो पत्ते के आकार की होती है। कैसी होती है? पत्ते के आकार की होती है। लिफ शेप होती है। कैसी होती है? लिफ शेप। देखो कैसे होता है पत्ता का आकार। पत्ता कैसा होता है? हरा होता है, इसलिए भी इसको हरा ही बनाएंगे हम। इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? पत्ते के आकार की होती है। और इस पे क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आपकी कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं की खोज किसने की? तो भैया इस कोशिकाओं की खोज की थी, वो की थी किसने? लेंगर हेंस ने। तो अब इसी कारण इसकी जो आकृति, वो तो आप बता देंगे यहाँ पे। आकृति क्या बताएंगे इसकी? पत्ते के आकार की है। कैसी है? पत्ते के आकार की। पत्ते के आकार की मतलब लिफ साइज। पत्ते के आकार का मतलब समझोगे? पत्ता पेड़ वाला ही देखना भैया, पत्ती पत्ती पेड़ वाली, है ना। वैसे अरे हस्बैंड वाला पत्ती नहीं है। हस्बैंड वाले पत्ते की तो कोई शेप ही नहीं होती बेचारे की। वो तो शादी के बाद में उसको जैसा माहौल मिल जाता है, जैसा उसको डायरेक्शन मिलती है, वैसा ही हो जाता है वो। तो शादी हस्बैंड वाला पति नहीं है ये। पति
पेड़ों वाला पति है, जिसकी आकृति होती है, अरे शादीशुदा आदमी की कोई आकृति नहीं होती, उसको जैसे वाइफ बोलती वैसे आकृति बना लेता बंदा, है ना, वो अपने दूसरों पे डिपेंड हो जाता है पूरी तरह। ठीक है भाई। हाँ, तो पत्ते क्या कार्य की होती है, तो इसमें कुछ क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उनको बोला जाता है लेंगर की द्वीपिकाएं। क्या बोला जाता है, लेंगर ने खोज की, लेंगर की द्वीपिकाएं बोलते हैं इनको। ठीक है। अब लेंगर की दीपिकाएं क्या है, तो बता देंगे सीधी सी बात कि भाई जो इन पे जो क्या पाई जाती हैं, जो इस पे जो क्या पाई जाती हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं किस पे, अग्नाशय ग्रंथि पे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसकी खोज लेंगर ने की थी, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, लेंगर की दीपिकाएं बोला जाता है। इंग्लिश में बोल देंगे आइसोलेट्स ऑफ लेंगर, आइसोलेट्स ऑफ लेंगर। ठीक है। कौन कौन सी हैं, एक होती है आपकी अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है डेल्टा, एक होती है एफ। ये सारी सारी कोशिकाएं हैं, ये एफ से अल्फा सेल है, ये बीटा सेल है, ये डेल्टा सेल है, ये आपकी एफ सेल है। तो इस पे क्या पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल, इस प्रकार क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। ये किससे जुड़ी होती है आगे, ये भी आगे किससे जुड़ी रहती है, ये आपके आगे जुड़ी रहती है किससे, छोटी आंत से। किससे जुड़ी रहती है, छोटी आंत से। छोटी आंत से क्या रहती है, जुड़ी रहती है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। ठीक है। चलिए, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल का का काम होता है हार्मोन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। और जो अल्फा से सॉरी एफ सेल है, उसका काम होता है एंजाइम का निर्माण करना, एंजाइम या अग्नाशयी रस का निर्माण करना, अग्नाशयी रस का निर्माण करना। ठीक है भाई। अब होता क्या है, होता यह है कि हार्मोन को मैंने आपको जब शुरू शुरू में बताया था कि भाई अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि में मेजर डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस यही होता है कि भाई जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन का निर्माण करती हैं, और बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो एंजाइम का निर्माण करती हैं। तो हमने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब तो हार्मोन का निर्माण करने के कारण इसको क्या बोला जाता है, कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी स्रावी बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। और एंजाइम के निर्माण के कारण इसको क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। तो बताओ ये दोनों प्रकार की ग्रंथि हुई कि नहीं हुई, भाई एंजाइम का निर्माण कर रही है इसका मतलब ये बहिस्रावी ग्रंथि है, और हार्मोन का निर्माण कर रही है इसलिए मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसलिए इसको बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि। क्या बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड। वही अंतःस्रावी भी और बहिस्रावी भी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, अरे है क्या, नहीं है भैया। तो हार्मोन अल्फा बीटा डेल्टा सेल के कारण हार्मोन का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। और बहिस्रावी ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एंजाइम या अग्नाशयी रस का निर्माण करती है। ठीक है भाई। लिख देंगे फटाफट, फिर आगे देखते हैं। फिर अब जो जो रस बनाएगी ना, हमें तो भाई पाचन वाला ही पढ़ना है एंजाइम। तो पाचन में सहायक होता है वही पढ़ना है, जो एंजाइम सहायक होते हैं पाचन में, इसलिए हमें हेडिंग लगानी है अग्नाशयी रस। अगली हेडिंग क्या लगानी है, अग्नाशयी रस। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अग्नाशयी रस।
पेंक्रियाटिक जूस। क्या होता है अग्नाशय रस, बता सकता है कोई? देखो अग्नाशय रस वही है, तभी अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित रस को क्या बोलते हैं? अग्नाशय रस बोलते हैं। ठीक है, कितना बनता है? तो ये बनता है भैया पर डे, यानी इसकी मात्रा 1 लीटर बनता है। 1 लीटर प्रतिदिन। पर डे कितना बनेगा? 1 लीटर। अब इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि भाई आंशिक पाचन किसका हो चुका है? कार्बोहाइड्रेट का हो चुका है। आंशिक पाचन प्रोटीन का हो चुका है। वसा अभी तक पूरी पड़ी हुई है, उसका पाइसीकरण हुआ है बस लीवर के द्वारा। लेकिन इसमें उपस्थित तीनों एंजाइम क्या कर देंगे? अब पाचन करेंगे। कैसे करेंगे? देखो तीनों एंजाइमों के नाम लिखेंगे आप। तीनों एंजाइमों के क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। लिखो तीनों एंजाइम। पहला एंजाइम क्या करेगा? सॉरी, इसको मैं डायग्राम से बना देता हूँ अच्छा सा। देखो 3 एंजाइम है। कौन कौन से हैं? पहला आपका एंजाइम है वो कौन सा है? पहला एंजाइम है वो आपका है एमाइलेज। कौन सा एमाइलेज? कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। एमाइलेज हमने और कहीं भी पढ़ा था क्या? बिल्कुल भैया पढ़ा था। एक होता है लाइपेज। ठीक है। एक होता है एमाइलेज, एक होता है लाइपेज, एक होता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। तीनों आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। ट्रिप्सिन याद कराने की गारंटी मेरी है, अगर आपको नाम याद हो गए तो। देखो हमने पढ़ा था कि भैया छोटी आंत के अंदर खाने का लास्ट पाचन होता है, और क्या हो जाता है? पूर्णतः पच जाता है खाना छोटी आंत में। पूर्णतः पचने का मतलब प्रोटीन भी पचेगी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी पचेगा, यहाँ पे वसा भी पचेगी। ठीक है। अब देखो याद कैसे करेंगे? प्रोटीन, क्या वर्ड लिखा हमने? प्रोटीन। क्या लिखा है? प्रोटीन। रेटिन रेटिन रेटिन, ट्रीम ट्रीम ट्रीम, इसमें आ रहा ना? इसको ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन। इसका पाचन करेगा ये, प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पूर्णतः कर देगा। कितना प्रतिशत? जितना हो सकता है उतना क्या कर देगा? पूर्णतः पाचन कर देगा। कितना प्रतिशत? 100%। लाइपेज, लाइपेज यानी एक होता है वसा। वसा को इंग्लिश में बोलते हैं लिपिड। एल से लिपिड, एल से लाइपेज। तो इसका वसा यानी लिपिड, वसा या लिपिड का क्या करता है? पाचन करता है। एल से लिपिड और एल से लाइपेज, वसा हो गया। ठीक है। ए माइलेज में बच गया कौन? कार्बोहाइड्रेट। ए माइलेज और टाइलिन हमने कहाँ पे पढ़े थे? लार में ही पढ़े थे, तो वही वही काम इसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100%। 50% पहले हो चुका है, 50% बाद में हो चुका है। अब इनका क्या हो जाता है? पाचन। जितना पॉसिबल हो उसके उतना पाचन हो जाता है। तो पूर्णतः पाचन कहाँ हो जाता है किसी खाने का? तो पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। समझ में आ गया कैसे होता है? एमाइलेज एंजाइम किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज एंजाइम किसको पचाएगा? लिपिड यानी वसा को। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम वो किसको पचा देगा? प्रोटीन को। बताओ किसी को दिक्कत है? अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? फटाफट नोट कर दो इसको। आप देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। स्टार्च भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये इसको पचाएगा कौन? एमाइलेज। एमाइलेज ही पचा रहा है भाई। और एमाइलेज इसको पचाकर किस में बदल देता है? माल्टोज में। किस में बदल देता है? माल्टोज। ठीक है। और जो लिपिड है इसको लाइपेज पचा के किस में बदल देगा? यानी ये लिपिड है,
यहाँ पे कौन आएगा, लाइपेज। इसको किस में बदल देगा, फैटी एसिड में। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में बदल देगा। इधर प्रोटीन है तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन किस में बदल देगा, किस में बदल देगा, एमिनोमल में। किस में, एमिनोमल या पेप्टाइड्स में। किस में बदल देगा, एमिनोमल या पेप्टाइड में बदल देगा। बताओ यहाँ पर किसी को दिक्कत है, कौन किस में बचेगा। नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो पच गया भोजन, पूर्णतः पच गया, अब ये क्या होगा, इसका आंतरिक क्या है कि लास्ट स्टेज है, क्या है इसकी लास्ट स्टेज है, इसलिए अब ये खाना सीधा क्या होगा, छोटी आंत में अवशोषित होगा। छोटी आंत में क्या होगा, अवशोषित होगा। ये लिख लो एक बार फिर, अवशोषित देखते हैं। देखो ये आपकी छोटी आंत है, ये आपकी क्या आ रही है, छोटी आंत आ रही है। और इस छोटी आंत के अंदर क्या है, गड्ढे हैं। ये क्या है, गड्ढे हैं। और इन गड्ढों पे क्या पाई जाती है, छोटी छोटी रंध्र समूह का आकृतियां पाई जाती हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र। ठीक है। इस छोटी आंत में ये जो गड्ढे होते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। और इन रंध्रों में एक ग्रंथि होती है। इन रंध्रों में क्या होती है, ग्रंथि होती है। और इस ग्रंथि को बोला जाता है, एक सेकंड, जो गड्ढे हैं, ठीक है, ये गड्ढे हैं, इनके अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं। गड्ढों के अंदर क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। बोलते हैं लिबर कोन की ग्रंथियां, लिबर कोन ग्रंथि। ठीक है। और लिबर कोन ने इसकी खोज की थी, इसलिए इनके नाम पे पड़ गया लिबर कोन ग्लैंड। अब ये ग्रंथियां क्या करेंगी, ये आंतीय रस का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं। ये आंतीय रस का निर्माण करती हैं। ग्लैंड जूस का निर्माण करती है ये, सॉरी इंटेस्टाइनल जूस का, ग्लैंड जूस नहीं, इंटेस्टाइनल जूस का क्या करती है, निर्माण करती है। ये आंतीय रस है ना, ये आंतीय रस कुछ एंजाइम बनाता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, और वो किसको पचा देते हैं, वो पचाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, विभिन्न प्रकार की शर्करा को पचाते हैं। तो ये आंतीय रस किसको पचाता है, शर्करा को। जैसे इसका कुछ इसमें क्या बनते हैं, एंजाइम बनते हैं। और एंजाइम को हम नाम लिखेंगे, वो लिखेंगे माल्टोज, लेक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज, लेक्टोज और तीसरा सुक्रोज। एक कार्बोहाइड्रेट के तीन ही प्रकार हो सकते हैं, और तीनों प्रकारों को पचाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो माल्टोज की जगह माल्टेस कर दो। एंजाइम की अगर बात करेंगे हम, तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, तीनों को बस नाम से ही पढ़ना है। तो एक तो क्या बता दोगे, माल्टेज। ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका, फ्रक्टेज। एक क्या हो जाएगा, सुक्रेस। ये एंजाइम होते हैं। एक स्टार्च, एक कार्बोहाइड्रेट के तीन ही प्रकार हो सकते हैं, या तो माल्टोज होगा, या क्या होगा, सुक्रोज होगा, या लेक्टोज होगा। लेक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में। किस में पाया जाता है, दूध में। दूध का मीठापन किसकी वजह से आता है, लेक्टोज शर्करा की वजह से आता है, याद रख लेंगे भैया। जब हमने माल्टोज खाया, इंग्लिश में लिख देंगे माल्टेज, इसको बोलते हैं फ्रक्टेज। ये होता है सुक्रेज। जब हम क्या खाएंगे, माल्टोज शर्करा खाएंगे, तो माल्टोज होती है, वो इसकी उपस्थिति में किस में टूटता है, माल्टोज किस में टूटता है, माल्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। किस में टूटता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अच्छा माल्टो, अच्छा माल्टोज फ्रक्टोज में अच्छा ग्लूकोज है, उसमें टूटता है,
यानी दो अणु ग्लूकोज के बनाता है, सीधी सीधी बात है, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है, दो अणु तोड़ते हैं। माल्टोज होता है वो माल्टेज की उपस्थिति में टूटता है, तो दो अणु ग्लूकोज के बनाते हैं, बात इतनी याद रखनी है। फ्रक्टेज में क्या होता है? फ्रक्टेज के अंदर फ्रक्टोज शर्करा होती है, कौन सी? फ्रक्टोज शर्करा आपकी फलों में पाई जाती है, और फ्रक्टोज क्या करता है फ्रक्टेज की उपस्थिति में? ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में टूटता है, किसमें? ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में। ऐसे सुक्रोज होता है, वो सुक्रोज किस में टूटता है? सुक्रोज, सुक्रेज टूटता है, वो आपका टूटता है सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अरे यार मैंने क्या लिख दिया, एक सेकंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना भाई। फ्रुक्टोज तो क्या होती है? मोनोसेकेराइड होती है ना। अब तो यहाँ पे आप लिखेंगे माल्टोज लेक्टोज, मैंने बताया भी था, ग्लूकोज मैंने बोला कुछ और है, लिख दिया कुछ और। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेक्टो, लेक्टेस होता है ये एंजाइम, तो कौन सा होता है? लेक्टेस। ठीक है, ये लेक्टोज को बदल देगा। लेक्टोज किस में होती है? दूध में। लेक्टोज को बदलेगा किसमें? लेक्टेस की उपस्थिति में। लेक्टेज एंजाइम लेक्टोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में। ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, अब लिख लो, अब सही है। फ्रक्टोज आपकी फ्रूट्स में होती है, फलों में होती है। लेक्टोज आपकी किस में होती है? दूध में होती है। माल्टोज आप खाते हो, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, जौ वगैरह, इनमें क्या होती है? माल्टोज शर्करा होती है। ठीक है भाई, फटाफट नोट कर लो इसको। तो ये जो लिबर कोन की जो ग्रंथियां हैं, जो छोटी आंत के किसमें गड्ढों में पाई जाती हैं, ये क्या करती हैं? ये आंती रस बनाती है, और आंती रस में तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? माल्टेज एंजाइम होता है, लेक्टेज एंजाइम होता है, सुक्रेज एंजाइम होता है। ठीक है, तीनों एंजाइम हमने देख लिए। अब माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को चेंज करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लेक्टेज क्या करेगा? लेक्टोज को चेंज करेगा किसमें? ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में। सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज को चेंज करेगा किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। दिक्कत है किसी को यहाँ पे? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ पे इस प्रकार क्या होता है? 100% डाइजेशन हो जाता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पे 100% डाइजेशन किसका हो गया? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है भाई। वैसे अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछ ले आपसे कि सीधा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में किसके द्वारा होता है? तो आप बता देंगे एमाइलेज एंजाइम की वजह से। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर नाम देके पूछ ले कि माल्टोज का कौन करता है डाइजेशन, तो बता देंगे माल्टेज एंजाइम। सुक्रोज की शर्करा का पूछ ले तो आप बता देंगे सुक्रेज। लेक्टोज के पूछ ले तो लेक्टेज, बस। तो क्या हुआ? भोजन का संपूर्ण पाचन होता है वो क्या होता है? छोटी आंत के डेडुनम भाग में हो जाता है। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत के डेडुनम भाग में हो जाता है। ठीक है, अब ये पोषक तत्व हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए सारे। ग्लूकोज है, वो वो भी टूट गया। ये कार्बोहाइड्रेट है वो भी ग्लूकोज की फॉर्म में टूट गया। उसके बाद में आपका जो लिपिड था वो भी फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के रूप में टूट गया। उसके बाद में प्रोटीन है वो भी पेप्टाइड या पेप्टोन्स या एमिनो एमिल के रूप में टूट गया। अब इनका क्या करना है? अवशोषण करना है खाने का। तो अवशोषण हमने पहला भाग पढ़ा था डेडोनम, वो तो क्या कर रही है? पाचन। अवशोषण कौन करेगी? तो दूसरा भाग होता है जेजुनम, सॉरी इलियम। दूसरा भाग क्या होता है छोटी आंत का? इलियम। इलियम क्या कर लेगी? इनका अवशोषण कर लेती है। ठीक है, तो पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करती है? आगे लिख लेंगे। पोषक तत्वों का अवशोषण कौन सा भाग करता है? इलियम
भाग यानी इलियम। ठीक है भाई, कौन करता है? इलियम भाग करता है। अभी कैसे होता है पाचन? जैसे आपकी छोटी आंत आ गई है, एक सेकेंड, ये आपकी छोटी आंत है। इस छोटी आंत में क्या होता है? इस छोटी आंत में एक बाल नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं इधर से, और ये बाल नुमा जैसी संरचना आएंगे तो ये क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं, किसका? खाने का। इन संरचनाओं को, ये जो बाल नुमा संरचनाएं हैं, इनको बोला जाता है विल्ली। क्या बोला जाता है? विल्ली। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। विल्ली क्या होती है? जहां इलियम या छोटी आंत का वह बालनुमा भाग जो क्या करता है? खाना क्या करता है? अवशोषित करता है। कई बार बालनुमा की जगह क्या मिलता है? अंगुली नुमा भी बोलता है। ठीक है, बालनुमा की जगह क्या आ सकता है? अंगुली नुमा भी आ सकता है, तो यहाँ दूसरा भी लिख लेंगे, अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं ये। फिंगर शेप होती है इनकी, ठीक है, अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं भाई। ठीक है, क्या समझ में आ रही है सबको? अब बताओ, खाने का पाचन हुआ कि नहीं हुआ? 100% पाचन कहाँ होता है? तो नोट लगाएंगे। छोटी आंत में खाने का संपूर्ण पाचन, यहाँ लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा प्लस प्रोटीन होता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? छोटी आंत में। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? यहाँ अवशोषण और पाचन दोनों होता है, दोनों ही होता है भाई। अवशोषण एवं पाचन दोनों होता है। समझ में आ रही है बात? अवशोषण और पाचन दोनों होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। अब ये छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग होता है, कौन सा? देखो, हमने 3 भाग बता दिए। ठीक है, ये तो कौन सा भाग है? इलियम, जो खाने का अवशोषण कर रहा है। ये आपका क्या होता है? जेजुनम। और ये आपका क्या है? डेडोनम। ये तो क्या करेगा? पाचन। ये तो क्या करेगा? पाचन। ये क्या करेगा? ये अवशोषित खाना जो भी है, बचा हुआ खाना, उसको कहाँ धकेल देगा? ये धकेल देगा छोटी आंत। ये किससे जुड़ा रहता है? बड़ी आंत तक। बड़ी आंत से क्या आता है? जुड़ा रहता है। यहाँ पे क्या है? आपकी बड़ी आंत। तो ये खाना कर्मानुजन प्रक्रिया द्वारा कहाँ धकेल देगा? बड़ी आंत में। कहाँ धकेल देगा? बड़ी आंत में। अब यहाँ पे खाने पोषक तत्वों का तो क्या हो गया? अवशोषण हो गया, लेकिन पानी का और जो लवण बचे हुए, खनिज लवण बचे हुए, उनका अवशोषण अभी तक नहीं हुआ है। तो उसका अवशोषण कौन कर देगी? बड़ी आंत। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप, 5 नंबर, वो है बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है भाई। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? देखो, इसका बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? इसका
लंबाई कितना होता है, इसका व्यास कितना होता है, वो सारी चीजें। जैसे हमने पढ़ा था कि जो छोटी आंत होती है उसका व्यास होता है 1 सेंटीमीटर, इसलिए उसको छोटी आंत बोलते हैं। लेकिन बड़ी आंत का व्यास होता है वो क्या होता है, 3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई ज्यादा बड़ी नहीं होती है ये, इसकी लंबाई 1 से 1.25 मीटर होती है ना। तो इसकी लंबाई लिख देंगे, वो होती है 1 से लेके 1.25 मीटर। लेकिन इसका व्यास ज्यादा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। व्यास का मतलब चौड़ाई कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब इसके भाग होते हैं, वो होते हैं 3। इसके पार्ट्स कितने होते हैं, 3। ठीक है, कैसे होते हैं वो भी समझ लेते हैं, देखो। ठीक है, यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो जो भाग छोटी आंत से जुड़ा रहता है, जो भाग छोटी आंत से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं सिक्कम। उसको क्या बोलते हैं, सिक्कम। ठीक है, अब देखो, एक भाग ये है जो ऊपर की तरफ आ रहा है, एक भाग ये, दोनों समान ही लग रहे हैं आपको। इनको बोला जाता है कोलोन। इनको क्या बोलते हैं, कोलोन। तो असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। दूसरा क्या होता है, कोलोन। ठीक है, दो भाग होते हैं इसके, नॉर्मली दो ही याद रखना आप। तीसरा तो वो रेक्टम में चला जाएगा। कोलोन, अब कोलोन अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग, और नीचे की तरफ उतर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो क्या हो गया, सिक्कम। अभी सिक्कम वाले भाग पे यहाँ पे क्या होता है, एक अवशेषी अंग रहता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक अवशेषी अंग है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम क्या, अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। कोई काम का नहीं है हमारे मनुष्य में, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले मनुष्य क्या करता था, हरी सब्जियां खाता था, हरे घास फूस खाता था, या जानवरों के अंदर क्या होता है, अपेंडिक्स विकसित होता है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार का रस क्या करता है। अब जो प्रोटीन्स या जो भी क्या है, फूड न्यूट्रिशन जो घास में होते हैं, हरी घास में होते हैं, वो उनको नॉर्मल आदमी नहीं पचा सकता। इसलिए पहले इसमें क्या होता था, अपेंडिक्स एक प्रकार का रस निकालता था, और वो रस क्या करता है, उस हरी घास को क्या करता है, पचा देता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे में हम तो क्या खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं। तो नॉर्मल खाना खाने की वजह से धीरे धीरे ये इन अंगों का प्रयोग क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। कई बार क्या होता है, इसमें स्टोन पड़ जाता है, और स्टोन यानी पथरी पड़ जाती है, तो अपेंडिक्स को क्या कर देता है, डॉक्टर बाहर निकाल देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। तो क्या बोलते हैं इसको, अवशेषी अंग। ये क्या है, इसका अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग, अपेंडिक्स किस अंग का भाग है, तो छोटी सॉरी बड़ी आंत का भाग है। किसका भाग है, बड़ी आंत का भाग है। चलिए लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखो, छोटी आंत सॉरी बड़ी आंत का काम क्या होता है। बड़ी आंत का पहला काम तो यही होता है, ये क्या करता है, खनिज लवणों और जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। खनिज लवणों और जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। यहाँ पे केवल क्या होता है, अवशोषण होता है। तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, कार्य किसके, बड़ी आंत के। देखो, पहला तो क्या हो गया कि यह खनिज व जल का क्या करता है, अवशोषण। ठीक है, और क्या होता है, यहाँ पाचन नहीं होता। क्या नहीं होता, यहाँ पाचन नहीं होता, केवल अवशोषण होता है। केवल क्या होता है, अवशोषण। ठीक है भाई। अब देखो, इसमें क्या होता है, जैसे ही खाना जो अपचित पाच्य है, अब पचेगा ही नहीं वो, जो कहां से आया, आपका छोटी आंत से। ठीक है,
इस छोटी आंच से जो पचा हुआ खाना है इसको मल में बदलेगा। कौन बदलेगा? मल में कौन बदलेगा? अब जो ये खाना आया है इसका अवशोषण हो गया पूरी तरह। अब इसको और ज्यादा नहीं पचा सकते, इसको बड़ी आंत में बोला जाता है, वो जाता है कायल। बड़ी आंत में इसको क्या बोलते हैं? कायल। कायम कहाँ बोला था? पेट में। कायल कहाँ है? कायल से याद रखो कि यहाँ पे खाना घायल हो चुका है, अब और कोई काम का नहीं है, घायल हो चुका है, इसको क्या कर दो? बाहर फेंक दो। तो इसको कायल, कायल। अब देखो ये क्या करता है, यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ई कोलाई जीवाणु होते हैं। ई कोलाई क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, जो इस कायल को किस में बदलते हैं? स्टूल यानी मल में बदलते हैं। ठीक है भाई। ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं आपके बड़ी आंत में, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। इसलिए ये सहजीवन संबंध क्या, देखो छोटी आंत से जो अपचित कायल आया है, इस कायल के ऊपर डिपेंड कौन है? ई कोलाई बैक्टीरिया। और ई कोलाई बैक्टीरिया अगर है तो हम क्या है? हमारा डाइजेशन बढ़िया चल रहा है, मतलब हम दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। उसका जीवन हमारे पे डिपेंड है और हमारा जीवन उस पर डिपेंड है, दोनों का साथ साथ चल रहा है जीवन। इसलिए इस संबंध को बोला जाता है सहजीवन संबंध। तो यहां ई कोलाई जीवाणु पाए जाते हैं, जो सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीवन संबंध क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। सहजीवन संबंध स्थापित करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि इन दो हमारा जो डाइजेशन, हमारा जो जीवन है वो किस पे डिपेंड है? इन इकोलाई जीवाणुओं पे। और इनका जीवन, इनके खाना मिलता है भाई इनको हमारे इस कायल से, तो ये क्या करते हैं? इसमें चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? मल में। ठीक है। अब ये इकोलाई बैक्टीरिया हैं, ये दो प्रकार के विटामिन भी बनाते हैं। इकोलाई जीवाणु जो प्रोसेस करते हैं उसमें दो प्रकार की विटामिन बनती हैं, दो विटामिन का निर्माण करते हैं। कौन कौन सी हो सकती है बता दो आप मेरे को, एक बार बताओ देखिए आप, कि कौन कौन सी वो विटामिन है जो क्या करती है? इकोलाई बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होती है। बताओ बताओ। एक तो होती है, उसका नाम है वो क्या है? B12, विटामिन B12। और एक विटामिन के। विटामिन के होती है वो रक्त का थक्का बनने में क्या होती है? सहायक होती है। ये आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है। इकोलाई जीवाणु वाले लिखा देंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अंडरलाइन कर देंगे। ये क्या हो गया? अब ये खाना मल में चेंज हो गया, किसके द्वारा? ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? बड़ी आंत में। जो क्या दिखाते हैं? सहजीवन संबंध दर्शाते हैं। ठीक है। अब ये मल क्या कर देंगे? मल को हम मलाशय के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस मल को हम एनएस द्वारा क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इस मल को मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। ये आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बताओ किसी को कोई दिक्कत है? केवल पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन माउथ में हो। केवल पाचन कहाँ पहुंचेगा? तो पेट और माउथ में। अवशोषण और पाचन दोनों छोटी आंत में। केवल अवशोषण बड़ी आंत में। संपूर्ण पाचन छोटी आंत में। पाचन का शुरुआत माउथ से, सबसे पहला पचा कार्बोहाइड्रेट, सबसे लास्ट में वसा। ठीक है भाई। सहजीवन संबंध इकोलाई जीवाणु और बड़ी आंत में। कौन सी विटामिन का निर्माण करते हैं? विटामिन B12 और विटामिन के। ठीक है। ये अपना क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम। बताओ टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? अरे टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया आपको? कैसा लग रहा है ना? अब इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जल्दी, है ना? हर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे वो डिस्कस, आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि कौन सा टॉपिक करवाना आपको। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे हुए बढ़ते हुए तभी चलना है जब तक आपका पूरा टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए, और टॉपिक तभी क्लियर होगा जब पीछे के आए हुए सारे क्वेश्चंस आप निकालोगे। ठीक है। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।